के लिए उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करी ताकि मैं अपने विचार जो भी कुछ मैंने सीखा है वो आप सबके साथ साझा कर सकूं। मैं पूछना चाहूँगी कि आपके यहाँ अगर सुविधा हो तो क्या प्रेजेंटेशन शेयर और बच्चे देख के सीखना चाहेंगे? व्हाट्सएप पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, दिक्कत होगा ना, पीपीटी प्रेजेंट करने में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उसका उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये था कि अगर बच्चे साथ साथ कुछ देखना चाहें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है, वो बहुत ही अर्जेंट है और वो कुछ कह रहा है कि एक सामाजिक तौर के ऊपर, मनोवैज्ञानिक तौर के ऊपर हमारे जो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारी चीज़ को इस जो बड़े विचारशिष्ट हैं वो और देखें कि किस चीज़ के तरीके से एज साइकोलॉजिस्ट हम इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं ताकि हम एक तरीके की ये त्रासदी फैली हुई है और जो यूथ सुसाइड कर रहा नहीं है, ये एक तरीके का एपिडेमिक है जो आ रहा है। आपको पता है बच्चों की यूथ जो है वो क्या है? यूथ एक ऐसा हो जिसकी उम्र तो लगभग 15 से 29 साल है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो यूथ हमारा मैक्सिमम इंडिया में है। यूथ का जो पॉपुलेशन है, यूथ का जो रेशियो है, अब ये एक अच्छी चीज भी है और ये एक गहन विचार का विषय भी। ये अच्छी चीज कैसे है कि अगर हम ये समझें कि यूथ है क्या, उम्र की जिसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, पर्सनल चेंजेस आ रहे हैं। जानते होंगे कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी में इसका बहुत बड़ा एक डिस्क्रिप्शन है जहां हम बोल रहे हैं कि किस लेवल के ऊपर आई है ना। सो जब ये अपनी पर्सनालिटी को खोज रही है उसी की वजह से एनर्जेटिक तबका बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और ये इतना एनर्जेटिक तबका है हमारे देश का कि ये तबका रात भर जाग के अगर कुछ ठान लेना तो खूब मेहनत कर सकता है। आप देखिए, अपने बारे में सोचिए कि आप अभी उसी एज रेंज में हैं। आपको अगर बोला जाए कि बच्चे ये असाइनमेंट देनी है और अगर वो आपके पसंद की हो आप रात घर जाएंगे, आपको बोला जाए कि बच्चे अगर चलो हम जो है आपके पीयर ग्रुप्स का एक हम बाहर पिकनिक करने चल रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि वहां पर 2-3 दिन आप लोगों को जागना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जागेंगे, हम सब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन की चीज है ना। तो इतनी एनर्जी है इस एज रेंज में, इतना सब कुछ है और इतने सारे चेंजेस हैं कि हम सब अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर 2024 की स्टडी भी बताती है कि लगभग 28% जो वर्ल्ड वाइड सुसाइड हो रहे हैं ना, उसमें 28% जो रेशियो है वो इंडिया में हो रहे हैं। मतलब एक इंसान हर 40 मिनट में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। एक यूथ हर 40 मिनट में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और उसमें एक और 2024 की स्टडी है जो बता रही है कि 25% मेल हैं
और 35% फीमेल्स हैं। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेटिस्टिक है जिसके ऊपर हम सबको विचार करने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा हो क्या रहा है आजकल के यूथ में कि उसको सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। क्यों कोई ऑप्शन नहीं बच रहा उसके पास सुसाइड करने के अलावा? तो इसी को अगर हम ये समझें तो हमें ये समझ में आएगा, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ कंसर्न है ना यूथ का, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो डिप्रेशन के रेट्स हैं यूथ के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज आप न्यूज देखिए, न्यूज़पेपर भरे हुए हैं मध्य प्रदेश में कितने ज्यादा यूथ सुसाइड कर रहे हैं। विट्स पिलानी गोवा में बच्चों ने सुसाइड किया, यूथ ने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? मतलब कुछ तो है, कोई तो समस्या है, कोई तो ऐसी चीज है जो हम मनोवैज्ञानिक लोग इस चीज को समझने में शायद सक्षम नहीं है, या शायद उस चीज पे प्रॉपर हम लोग एम्फेसिस नहीं दे पा रहे। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो सुसाइड है वो बहुत लेवल तक डिप्रेशन के साथ कनेक्टेड। डिप्रेशन अवसाद, आप सबने, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सबने डिप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, आप सब डिप्रेशन के बारे में जानते हो। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारा जो मूड स्टेट है वो इतना ज्यादा उदासी, इतना ज्यादा पेसिमिज्म के साथ भरा हुआ है। आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव विचार होते हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत नेगेटिव विचार होते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत नेगेटिव विचार होते हैं कि अब तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, ये जैसा है ऐसा ही रहेगा। अगर ये देखा गया, मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जब हम सुसाइड की बात करते हैं। अब सुसाइड है क्या? अगर हम सुसाइड को समझना चाहें, क्योंकि हम इसके ऊपर तभी बात कर सकते हैं ना कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, जब तक हमें पता हो कि सुसाइड है क्या। तो सुसाइड इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये एक सेल्फ इंजूरियस एक्ट है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला एक एक्ट है, जिसके अंदर उसका ये एक इंटेंशन होता है that I must die with this act। इसे कहते जाता सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले इंसान सुसाइडल आइडिएशन में जाता है। सुसाइडल आइडिएशन क्या है बेटा? सुसाइडल आइडिएशन है कि मेरे अंदर बार बार पुनः वो विचार आ रहे हैं कि मैं अपना जीवन खत्म क्यों नहीं कर देता, कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूं, मेरी किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम सबको समझने की जरूरत है ना। तो अगर हम ये बात करें, अब देखिए, अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैम सिर्फ यूथ थोड़ा सुसाइड कर रहा है, सुसाइड तो हमारे एल्डर्स भी कर रहे हैं, सुसाइड फुड में भी हो रहे हैं, तो सिर्फ हम ही बेटा यूथ, इसीलिए क्योंकि यूथ हमारे देश की, हमारे भविष्य की ताकत है। सबसे बड़ा तबका आप हैं, आप हमारे भविष्य को बनाने वाले हैं, आप हमारे नेशन को स्ट्रेंथन करने वाले हैं। और एडल्टहुड और यूथ में, मतलब मिडिल एडल्टहुड या ओल्ड एज या यूथ में बहुत फर्क है साइड में। क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जिसको हम कहते हैं इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी बिना कुछ सोचे समझे बस क्षमता, रिस्क फैक्टर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है।
उनका वो कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा होता है कि करके देखते हैं, है ना। जनरली लोग पीयर प्रेशर में आके स्मोक करना सीखते हैं, ड्रिंक करना सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। वहीं पर सुसाइड भी बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर से रिलेटेड है। आपको पता है एक टर्म है कॉपी कैट सुसाइड। ये एक रिसेंट टर्म आई है रिसर्च पेपर्स में, जिसको कहा जा रहा है कॉपी कैट सुसाइड। कॉपी कैट सुसाइड क्या है? देख रहे हैं कि हम हमारे आसपास की यूथ जो है वो परेशानी से, दुख से, तकलीफ से बचने के लिए सुसाइड कर रहे हैं। तो चलो मैं भी कर लेता, चलो मैं भी कर लेती हूँ। ये है कॉपी कैट सुसाइड। ऑलराइट, आई होप आप सब इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब हम सबसे पहले जहां पर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, वहां पर हम कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, और ये सभी रिस्क फैक्टर्स हमारे सबके निजी जीवन से कनेक्टेड हैं। हम सब लोग ऐसे फैक्टर्स या तो महसूस करते हैं या अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ होते हुए देखते हैं, या इस चीज को हम कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। जैसे सबसे पहले हम पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें। जब एक व्यक्ति एक इंट्रोवर्टेड नेचर का होता है, जब बहुत ज्यादा हम किसी से बात नहीं करते हैं, जब हमारे पास लोग नहीं होते हैं जिनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को महसूस करते हैं, सेल्फ विड्रॉल महसूस करते हैं, वो होता है इंट्रोवर्टेड नेचर। तो इंट्रोवर्टेड नेचर सुसाइड और सुसाइडल आइडिएशन से बहुत हद तक कनेक्टेड पाया गया। हमारा जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर होता है, सेंसिटिव नेचर मतलब कि हमें किसी ने छोटी सी बात कह दी और एकदम से हमारे दिल पे लग गए कि उसने हमें ऐसा क्यों कह दिया। और सेंसिटिव हम कब बन जाते हैं बेटा? जब हम सेल्फ डाउट पे पड़ जाते हैं, हमारा सेल्फ एफिकेसी लो होगी कि मैं ये समझूंगी कि मेरे अंदर तो वो क्षमता ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मेरे अंदर उतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, और इंडिविजुअल ओवर थिंकिंग में, रूमिनेशन में चला जाता है। सोच सबसे पहला विचार हमें अपने दिमाग से आता है, हमें अपने विचारों से आता है, हमें अपने कॉग्निशन से आता है। ऑलराइट, उसके बाद इंसान अपने आप को एलियनेट कर लेता है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम कम होने की वजह से वो नहीं चाहता कि लोग उसको इवैल्यूएट करें। तो जब उसको लोग इवैल्यूएट ना करें, वो उन सोसाइटल जगहों से बचता है, उनसे पीछे पीछे रहता है, दबा दबा रहता है। तो जब आप दबे दबे रहेंगे तो क्या होगा बच्चों? हम अपनी बात को नहीं खुल के रख पाएंगे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न हो रहा है, हमें डिप्रेशन की फीलिंग्स आ रही है, हमें परिवार में कोई समस्या आ रही है, हमें एजुकेशन में कोई समस्या आ रही है, हमें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, हमारे पास इंसान ही नहीं है बात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम अंदर ही अंदर घुटे रहेंगे, और वो उस लेवल पे चला जाएगा जहाँ इंडिविजुअल बोलेगा कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा। कहते हैं प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की क्षमता, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की क्षमता, वो है रेजिलियंस, लो टॉलरेंस। और एक और देखा गया है इमोशनल रेगुलेशन। जैसे मैंने अभी शुरू में बात करी इम्पल्सिविटी की, इसका मतलब है हम अपने इमोशंस ढंग से ना समझ पा रहे हैं, ना उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना उनको रेगुलेट कर पा रहे हैं, और ना उनको अच्छे से चैनल लगाए पर
पड़ता है, हमारे रिलेशन क्या होता है, हेल्थ खराब होते हैं, और जब रिलेशन इसमें इमोशनल रेगुलेशन एक इंसान के पास, वो कहता है कि मेरे पास अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझे सुसाइड करना ही पड़ेगा। आपको पता है सुसाइड बहुत लेवल तक हमारे लाइफस्टाइल से भी कनेक्टेड है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से लाइफस्टाइल से कनेक्टेड हो सकता है? हमारा जो खान-पान है, हमारा सोने उठने का समय जो है, ये सब चीजें साइकोलॉजिकली हमें बहुत हद तक इफेक्ट करती हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हम कितना ज्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, हम कितना टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप देख रहे होंगे ना, अभी तो बच्चों पे बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा गेमिंग और सोशल, उनमें मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, उनको लिटरली शॉक थेरेपी पड़ रही है, क्योंकि उनको एपिलेप्टिक सीजर्स आ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने फोन वापस ले लिया, सिर्फ इसलिए कि उनका स्क्रीन टाइम वापस ले लिया। तो क्या क्या हो रहा है, हमें सबको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना, यहाँ पर इस जो कॉन्सेप्ट जरूरत बेटा प्रिंस का थीम जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हम अवेयरनेस से हम इसको प्रिवेंट करें। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फैक्टर से हमने इंट्रोवर्जन है किस तरीके का है, तो क्या होगा, एज साइकोलॉजिस्ट, एज मनोवैज्ञानिक प्रोफेशनल्स हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके के रोल मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे यूथ के मॉडल्स क्रिएट हो सकते हैं जिनको हमारा आने वाला यूथ, जो अभी जो हमारा भारत में यूथ है, उसको आइडियलाइज करे, उसको देखे किस किस तरीके के यूथ हैं आज। यूथ जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, है कि नहीं? स्विमिंग देख लीजिए आप, बैडमिंटन देख लीजिए आप, कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिए, कितने यूथ जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को मात्र यूथ का एज साइकोलॉजिस्ट मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप गरम बैटरी